let us start our today's topic. Today's topic is derivation of gas laws from kinetic theory. काइनेटिक थ्योरी सबको याद है ना? काइनेटिक थ्योरी क्या थी? काइनेटिक थ्योरी मैंने आपको कराई थी, काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस मैंने आपको कराई थी. देन उसके बाद आइडियल गैस जो है वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्या प्रेशर लगाती है, कितना प्रेशर लगाती है, उसका उसके लिए भी हमने डेरिवेशन किया था ऑन सैटरडे. आई होप यू रिमेम्बर. एक डेरिवेशन आया था जिसमें हमने प्रेशर निकाला था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द walls of the container. Hope you remember. जो हमारे पास आया था, pressure is equal to 1/3 mass of all the molecules of the gas divided by volume of the gas and this is c square. ये हमने derivation जो किया था pressure exerted by ideal gas, उसमें ये लास्ट में रिजल्ट आया था. तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट के बेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लॉज है, बॉयल्स लॉ उसको डिराइव करेंगे काइनेटिक थ्योरी से, देन चार्ल्स लॉ को डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ. अब रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1662 के अंदर ये लॉ दिया था, बॉयल्स लॉ. और व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ? यू ऑल आर अवेयर. क्या है इसकी स्टेटमेंट? यस, कोई भी माइक ऑन करके बताएगा. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ? नो? देखिए, प्रेजेंट लगा देना जो बाद में आए हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए सर्टेन मास, सपोज हम लोग एक गैस ले रहे हैं, उसका कुछ सर्टेन मास है, गैस ऑफ ए सर्टेन मास, इट्स टेम्परेचर वी आर कीपिंग कांस्टेंट. टेम्परेचर को हम क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं. द वॉल्यूम occupied by the gas, volume occupied by the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. अब ध्यान से समझिए इसको. बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट इज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास, कोई हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ मास की कोई गैस ले ली है, वी आर कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस एज कांस्टेंट, देन जो ये गैस है वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट, we have volume of the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas and we are keeping temperature of the gas as constant. अब ये हमें प्रूव करके दिखाना है. ये तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के. हम जानते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीज करता है. ये हम सब ने देखा था पीवी डायग्राम में कि अगर यहाँ पे हम प्रेशर ले रहे हैं, ये वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना. तो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है इस रिजल्ट को, किसकी हेल्प से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से. तो कैसे बता सकते हैं? From the kinetic theory of gases, yesterday we have done an expression and the result of the expression was the pressure exerted by an ideal gas was given as 1/3 mass of all the molecules of the gas divided by divided by volume of the gas and multiplied by c square. अब मैंने ये c square क्या होता है ये सब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर. ठीक है, जाके उसको एक बार दोबारा देख ले.
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ से क्या मैं इस v को p के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। 1/3 भी क्या है, एक नंबर है, तो मतलब 1/3 ही रहना है। तो ये पूरा कहना है इसे, ये एक कांस्टेंट है। 1/3 एम क्या है, कांस्टेंट है। तो पीवी किसके इक्वल हो गया, सी स्क्वायर के। और जब इसको प्रोपोर्शनलिटी में रखेंगे तो पीवी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सी स्क्वायर के। क्योंकि जब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो अगेन यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट जो कि है 1/3 एम और सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि पीवी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, स्क्वायर, सी के स्क्वायर के। और सी हमारे पास क्या थी, एवरेज स्पीड जो हमने निकाली थी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखिए, हमें पता है, मैंने आपको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कराया था कि C और इस टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमने लिखा था जो C स्क्वायर है, वो आप एक बार जाके देख लें आज फिर जाके उस वीडियो को, उसी के रिजल्ट्स हम यूज कर रहे हैं। C स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। तो C स्क्वायर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये सी स्क्वायर पीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और सी स्क्वायर टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम लिख देंगे कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लिख सकते हैं। और पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो देखिए यहां से अगर हम एक स्टेप और कर ले इस इक्वेशन के अंदर, ये जो बॉयल्स लॉ ने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इस इनवर्सली साइन को हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था, पीवी सॉरी पी। अब पी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीवी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के। यही प्रूव करना था हमें। और यहाँ से हमारे पास आ गया पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो पीवी और प्रोपोर्शनलिटी को भी रिमूव करोगे तो भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और टी भी कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं पीवी किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट के। तो ये फर्स्ट लॉ था, बॉयल्स लॉ, जिसको हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, डिराइव कर दिया है। क्लियर, कोई डाउट किसी को, चले आगे। ओके, सेकंड लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। ये लॉ क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर को हम क्या रखें, कोई गैस ले रहे हैं, उसके प्रेशर को वी आर कीपिंग कांस्टेंट, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख दिया है, एंड द वॉल्यूम V occupied by the gas is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख दिया है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि तीन ही वेरिएबल होते हैं मेनली हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, देन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मींस प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमें शो करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाउ यू नो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में जो आइडियल गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है वो कितना है, 1/3 m/v और c स्क्वायर, ये सब जानते हो। अब यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालूं तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 m/p एंड दिस इज c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1/3 एक कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो कहना है से 1/3 mp ये पूरा ही एक कांस्टेंट है। तो यहां से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर बोल सकती हूँ ये, क्योंकि v जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज पे तो डिपेंड नहीं करेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो v is directly proportional to c square, and we know c square is directly proportional to t, so from here we can write v is directly proportional to t। यही आ गया, v is directly proportional to t। so this is second law, Charles law, which we have derived from the kinetic theory of gases। clear, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ओके, नेक्स्ट है गे ल्यूसिक
लॉ, गे ल्यूसिक लॉ, ये क्या था? दिस इज अनदर गैस लॉ which we have to derive with the help of kinetic theory of gases. According to this law, when volume of a certain mass of a gas is kept constant, मतलब हमने कोई गैस ली है जिसका कुछ सर्टेन अमाउंट है, उस गैस के वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रख दें, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अब हमें ये प्रूव करना है कि प्रेशर जो है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर ऑफ द गैस के. और V को हम क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट. तो अगेन हम क्या करेंगे? अगेन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फॉर एन आइडियल गैस pressure is given as 1 by 3 mv c square. यही होता है प्रेशर, है ना? अब यहां से देखिए 1 by 3 एक कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी क्या है? कांस्टेंट है. तो कैन आई से 1 by 3 m by v is equal to a constant. देन जो p है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? c स्क्वायर के. तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर. और c स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? t के. तो p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर को. तो देखिए वही आ गया जो आपका गे ल्यूसिक लॉ की स्टेटमेंट थी कि जब वॉल्यूम किसी गैस का कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड द सेम थिंग वी हैव प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो ये लॉज हैं जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नेक्स्ट लॉ है हमारे पास परफेक्ट गैस इक्वेशन. दिस इज फोर्थ, परफेक्ट गैस इक्वेशन. ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम जानते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन हम क्या स्टडी करते हैं? पीवी इज इक्वल टू आर टी. जब नंबर ऑफ मोल्स कितने ले ले? एन. और जब नंबर ऑफ मोल्स म्यू ले ले तो उस केस में क्या लिखते हैं? म्यू आर टी. अब यही हमें एक्सप्लेन करके दिखाना है किसकी हेल्प से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से. तो कैसे डिराइव करेंगे? अगेन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द walls of the container is given as 1 by 3 m by v c square. यही होता है. अगर मैं यहां से v को p के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? pv is equal to 1 by 3 m c square. यही बन जाएगा बेटा. तो देखिए 1 by 3 और m तो क्या है? कांस्टेंट है. So can I write PV is directly proportional to C square, and we know C square is directly proportional to temperature. So I can write PV is directly proportional to T. Clear? और proportionality को remove करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Constant PV is equal to, तो इस केस में जो constant आएगा उसको हम R से डिनोट करते हैं RT. और R यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 4. अब यहाँ पे देखिए 1 है तो मतलब यहाँ पे हमने ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये किसके लिए है? 1 मोल ऑफ द गैस. ठीक है. तो इस केस में अगर हमें कितने मोल्स लेने हो? म्यू मोल्स लेने हो तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू म्यू आर टी या फिर एन आर टी. तो ये थी आपके पास परफेक्ट गैस इक्वेशन जिसको हमने प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सेम वही प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा के. क्लियर है? क्लियर होती जा रही है इक्वेशंस. ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं आ रहा है. देखिए बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ नहीं आए. नेक्स्ट है आपके पास एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रो नंबर सबने स्टडी किया है 6.023 into 10 to the power 23. एवोगैड्रो नंबर होता है. उससे रिलेटेड एक लॉ भी है जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ, जिसको हम गैस लॉ बोलते हैं. ये लॉ क्या कहता है? लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली. इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस. अगर हम बहुत सारी गैसेस ले रहे हैं और उन सब गैसेस का वॉल्यूम क्या है? इक्वल है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस.
under identical conditions of temperature and pressure, under identical conditions of temperature and pressure, then contains the same number of molecules. अब इसको समझना क्या है ये एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है कि when we are taking a number of gases and all the gases contain equal volumes under identical conditions of temperature and pressure, अगर हम बहुत सारी गैसेस ले रहे हैं और उन सारी गैसेस का अंडर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, मतलब सारी गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो उस केस में उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल. तो वो जो गैसेस हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम. सपोज फर्स्ट एक गैस है, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n. सेकंड गैस है, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n2. थर्ड गैस है, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, n3. तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, हर गैस में इक्वल होंगे. कब, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, जब सारी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर और प्रेशर भी इक्वल है, तो उस केस में हर गैस में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. जितने मॉलिक्यूल फर्स्ट गैस में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल सेकंड में होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल थर्ड में होंगे. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ. This we have to prove with the help of kinetic theory of gases. कैसे एक्सप्लेन करें, n1 n2 n3 अप टू जितनी भी गैसेस होंगी उसमें हमें ये प्रूव करके दिखाना है. तो लेट अस टेक द मिनिमम, लेट अस टेक मिनिमम 2 गैसेस. अब मैं ये स्टेटमेंट इरेज कर दूं, आप सबकी बुक्स में ये स्टेटमेंट गिवन है. सो लेट अस कंसीडर 2 गैसेस. मिनिमम हम 2 ही गैस ले लेते हैं. लेट अस टेक वन गैस A एंड अनदर गैस B. अब ए गैस का जो वॉल्यूम है, देखिए ए और बी दोनों गैसेस का वॉल्यूम होगा वो तो सेम होगा, इसका भी वी होगा और इसका भी वी होगा. एक मिनट होल्ड करना बेटा. Someone was at the door. Okay, let us continue. So we have taken 2 gases. One gas is A and another gas is B. अब दोनों अगर गैसेस ले रहे हैं तो इस गैस का भी कुछ मास होगा और सेकंड वाली गैस का भी कुछ मास होगा. तो लेट अस कंसीडर टोटल मास ऑफ गैस A इज m1 एंड टोटल मास मतलब सारे मॉलिक्यूल्स का अगर मास हम ले ले और उन सारे मासेस को जोड़ दे तो क्या बन जाता है, m1. और जो B गैस है उसका टोटल मास कितना है, m2. क्लियर. अब यहाँ पे C1 और C2 क्या है, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स A और ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस B. मैंने बताया था आपको कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग वेलोसिटीज से क्या करते हैं, मूव करते हैं रैंडम मोशन में. तो उनकी हम एक वेलोसिटी निकाल लेते हैं जो एवरेज वेलोसिटी होती है, या फिर जिसको हम ये बोल सकते हैं कि उन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम C1 बोल सकते हैं. तो A की वेलोसिटी, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हमने क्या ले ली कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं गैस A के मॉलिक्यूल्स C1 से, और गैस B के मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, C2 वेलोसिटी से. ये क्लियर है. अब हम ये अगर निकालना चाहें कि गैस A के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है तो वो होगा स्मॉल m1. सो स्मॉल m1 इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस A. इसी तरीके से m2 इज द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस B.
अब अगर हम ये देखें कि गैस ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो N1, गैस बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं N2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये देखो बेटा, M1 क्या है? टोटल मास ऑफ गैस ए। वो कैसे आया होगा? अगर एक मॉलिक्यूल के मास को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ये क्लियर, क्योंकि हम इसको आगे रिप्लेस करेंगे। M2 को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस बी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही तो प्रूव करना है, N1 इज इक्वल टू N2। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट गैस के लिए जो प्रेशर लिखें तो वो कितना हो जाएगा? 1/3 mv/c², यही होता है फॉर्मूला। तो फर्स्ट गैस का टोटल मास कितना है? m1, वॉल्यूम कितना है? v, स्पीड कितनी है? c1²। इसी तरीके से सेकंड के लिए प्रेशर लिखे तो देखिए प्रेशर तो सेम रहेगा, हमने बोला था प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो सेकंड के लिए भी प्रेशर तो सेम रहेगा, लेकिन फॉर्मूला क्या है? 1/3 m/v/c²। तो देखिए सेकंड वाली के लिए, सेकंड का मास कितना है गैस का? m2, वॉल्यूम कितना है? v, स्पीड कितनी है? c2। अब हम जानते हैं दोनों ही गैसेस A एंड B दोनों का प्रेशर क्या है? सेम। तो प्रेशर सेम है तो हम इनके प्रेशर को लेट अस इक्वेट, क्योंकि ये भी प्रेशर सेम है, ये भी प्रेशर सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द गैसेस वी विल गेट राइट हैंड साइड। हम क्या मिलेगा हमें? 1/3 m1v/c1² इज इक्वल टू 1/3 m2v/c2 का स्क्वायर। तो देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल, v से v भी कैंसिल, है ना, एंड वी आर लेफ्ट विद m1c1² इज इक्वल टू m2c2²। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए यहां तक। नो? आगे चले? ओके। अब देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है? ये तो हमने निकाल लिया। अब अगर हम इन दोनों गैसेस के अंदर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाले, दोनों का टेम्परेचर क्या है? दोनों गैसेस का सेम टेम्परेचर है। अब दोनों गैसेस का टेम्परेचर अगर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब गैस ए और गैस बी के एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है और काइनेटिक एनर्जी किससे लिंक्ड होती है? टेम्परेचर से। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए इक्वल होगी किसके? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? हाफ। गैस ए के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m1। और गैस ए के एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है? वो तो सारे ही मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी c1 है, तो हम यहां से लिख देंगे c1 का स्क्वायर। तो ये आ गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए। ये इक्वल होगी किसके? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी, तो वो हो जाएगी m2c2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से 2 से 2 कैंसल्ड आउट। तो ये हमारे पास, अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इसको अगर सेकंड इक्वेशन मान ले, और यहाँ से ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान ले, और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? m1c1²। उसको डिवाइड करेंगे इससे, स्मॉल m1c1² इज इक्वल टू कैपिटल M2 और C2 का स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर दें किससे? स्मॉल m2c2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से c1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c2 का स्क्वायर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या मिला इससे? अभी तो हमें n मिला नहीं, अब n मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम स्मॉल कैपिटल M1 और कैपिटल M2 को रिप्लेस करेंगे। देखिए यहाँ से ये क्या है? कैपिटल M1, और कैपिटल M1 को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m1 इंटू n1। तो रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा m1
N1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू कैपिटल M2 को भी रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा स्मॉल m2 इंटू n2 और डिवाइडेड बाय m2। तो देखिए m2 से m2 कैंसिल, यहाँ पे m1 से m1 भी कैंसिल, तो n1 इज इक्वल टू n2 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर वी हैव टू गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स देन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर भी अगर सेम होंगे तो देन बोथ द गैसेस वुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों गैसेस के अंदर N1 और N2 वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। Let us move on to the next law, and next law is Gram's law of diffusion. This is sixth law, I think. GRAHAM, Gram's law of diffusion. Gram's law of diffusion क्या कहता है? ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ऑफ टू गैसेस, मतलब जिस रेट से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दोनों गैसेस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। तो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन of two gases are inversely proportional to the square root of their densities. सपोज अगेन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दो गैसेस ले रहे हैं A और B। गैस A की डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, गैस A की डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं रो 1 से, और गैस B की डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं रो 2 से, ठीक है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दोनों गैसेस का, सपोज इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम डिनोट कर रहे हैं R1 से, और सेकंड वाली जो गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है R2। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दोनों गैसेस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। मतलब R1 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रो 1 के, और R2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रो 2 के। समझ गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब? दिस इज द लॉ गिवन बाय ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प से, इसको हमें प्रूव करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ हेल्प, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हेल्प से। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी अगर हम इस गैस के लिए अगर हम प्रेशर लिखें तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी प्रेशर का फॉर्मूला होता है, इसको P1 लिख लेते हैं, तो ये होता है 1/3 m/v और C1 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि m/v को क्या मैं डेंसिटी नहीं लिख सकती, क्योंकि ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम, तो मास अपॉन में वॉल्यूम किसका रेशो होता है, डेंसिटी का। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पे इस m/v की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी लिख सकती हूँ, और क्योंकि ये फर्स्ट गैस के लिए लिख रहे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो 1। इसी तरीके से प्रेशर P2, याद रखें ये प्रेशर है, प्रेशर P2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 रो 2 और C2 का स्क्वायर। ये चीज क्लियर। अब हमेशा याद रखें कि यहां से हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन रेट जब स्टडी पहुंच जाता है, मतलब डिफ्यूज होते होते व्हेन द स्टडी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज रीच्ड, उस केस में P1 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, P2 के इक्वल हो जाता है। तो जब P1 P2 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ही प्रेशर्स को इक्वेट कर सकते हैं। गैस A का प्रेशर है P1 और गैस B का प्रेशर है P2, तो दोनों की वैल्यूज को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए P1 क्या है, ये है, और P2 क्या है, ये है, दोनों को इक्वल रखिए। 1/3 रो 1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 रो 2 C2 का स्क्वायर। 1/3 से 1/3 कैंसिल, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए
अगर हम C1 के डिनोमिनेटर में C2 को ले आए, C1 के डिनोमिनेटर में C2 को ले आए, दोनों का स्क्वायर है, तो ये रो 1 किसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रो 2 के में, तो ये आ गया रो 2 बाय रो 1। अब हमें निकालना क्या है, हमें C1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2 का स्क्वायर नहीं निकालना, हमें C1 बाय C2 निकालना है। तो C1 बाय C2 अगर हम निकालेंगे, मनीषा बहुत लेट हो आज, तो मैंने भी थोड़ा सा लेट भेजा था आपको लिंक। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गैस के लॉज हैं उनको डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टॉपिक ये है, तो 5 लॉ हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, उनको आप बैकअप से देख लेना। अब देखिए यहाँ पे C1 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर है, हमें C1 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें C1 बाय C2 का रेशो चाहिए। तो उसके लिए दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और ये हमारे पास क्या आएगा, C1 बाय C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1। ये चीज समझ आई सबको। अब बेटा एक चीज याद रखो कि अगर R1 और R2 को हमने क्या लिया है, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन लिया है, फर्स्ट गैस के लिए और सेकंड गैस के लिए, तो ये जो R1 है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस फर्स्ट या गैस ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, C1 के। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, RMS स्पीड ऑफ गैस बी, ये होगा। तो देखिए यहां से अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जो R1 है वो किसके इक्वल होगा, कुछ भी कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय C1, और R2 जो है वो भी किसके इक्वल होगा, यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा और वो क्या हो जाएगा, C2। अब अगर हम R1 बाय R2 निकालें तो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर R1 न्यूमरेटर में है तो C1 भी न्यूमरेटर में होगा, और R2 अगर डिनोमिनेटर में ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, C2। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जहां पे भी C1 बाय C2 है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R1 बाय R2 से। तो यहाँ पे है C1 बाय C2, इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, R1 बाय R2। तो ये हमारे पास आएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ रो 2 बाय रो 1। अब यहाँ से देखिए रो 1 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी R1 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ऑफ गैस A, और ये R2 है, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रो 2 के। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर इट्स डेंसिटी, मतलब जो गैस है फर्स्ट उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, R1, और उसकी डेंसिटी क्या है, रो 1। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, एंड यहां से भी जो सेकेंड गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी। तो यही हमें प्रूव करना था। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए, क्लियर है। ओके ओके, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लो बचा है, उसको भी कर ही लेते हैं आज। नेक्स्ट लो क्या है, नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना, पार्शियल प्रेशर वाले को। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, ये कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव ideal gases. That means this law states that total pressure exerted by mixture of non reactive gases, मतलब हमने बहुत सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस ली हैं, उन नॉन रिएक्टिव गैसेस का क्या बना लिया है, एक मिक्सचर बना लिया है। तो अब ये जो मिक्सचर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द sum of partial pressures which
each gas would exert. पहले लिख देती हूँ, एक एक वर्ड का मतलब समझा दूंगी. If it alone occupied the same volume at the given temperature. अब देखिए बेटा, एक चीज तो समझ आ गई होगी आपको कि जो टोटल प्रेशर है किसका, मिक्सचर का, और मिक्सचर किसका है, बहुत सारी आइडियल नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, उनको हमने मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया है. तो ये सारी नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस का मिक्सचर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो टोटल प्रेशर इक्वल होगा किसके, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर विच ईच गैस वुड एक्सर्ट. कि जितना भी हर गैस पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उन सारी गैसेस का जो प्रेशर्स का अगर हम सम ले लें तो उस सम के इक्वल होगा. तो अगर हम क्या मान लें कि सपोज हमारे पास फर्स्ट गैस है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है P1, सेकेंड गैस कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है P2, थर्ड कितना P3, फोर्थ कितना P4. इस तरीके से हमने एक मिक्सचर बना लिया है. तो जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, P. So total pressure, this is the total pressure exerted by the mixture and this is the partial pressure exerted by each gas. तो वो जो इंडिविजुअल जितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इंडिविजुअल के पार्शियल प्रेशर का सम इक्वल होगा किसके, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर. अगर हर गैस का वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, किसके, मिक्सचर के वॉल्यूम के. तो अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. स्टेटमेंट क्लियर है? ओके तो देखिए अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो पहली बात तो हमें एक मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस लेना पड़ेगा, है ना. मिक्सचर कब हो सकता है, जब हम 2 3 4 5 गैसेस ले, तभी पॉसिबल हो सकता है. तो सपोज लेट अस कंसीडर ए नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्स्ड इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम V. कि V वॉल्यूम का हमने एक कंटेनर लिया, एक वेसल लिया, उसके अंदर आइडियल गैसेस को मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी कर लिया. ठीक है, इसमें मान लेते हैं लेट N1 N2 N3. अभी हमने निकाला था, क्या है ये है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन गैस या इन ईच गैस. सपोज फर्स्ट वाली गैस ली है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं N1, सेकंड गैस के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं N2 और थर्ड वाली गैस के अंदर कितने हैं N3. तो N1 N2 एंड N3 आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच गैस. ये चीज क्लियर. अब हम बात करते हैं कि m1 स्मॉल m2 एंड स्मॉल m3 आर द मासेस ऑफ ईच मॉलिक्यूल. अगर हम फर्स्ट गैस की बात करें तो फर्स्ट गैस में एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो स्मॉल m1. तो इसी तरीके से स्मॉल m1 स्मॉल m2 एंड स्मॉल m3 बी द masses of each molecule ऑफ डिफरेंट गैसेस. कि अलग अलग गैस में अगर एक एक मॉलिक्यूल का मास हम निकालने लग जाए तो वो कितना होगा, m1 m2 m3 और जितनी भी गैसेस ले रहे हैं अप टू mn. अब यहाँ पे C1 C2 और C3 क्या है, RMS वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैसेस. की फर्स्ट गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी होगी, RMS स्पीड ये होगी C1, सेकेंड की स्पीड कितनी होगी मॉलिक्यूल्स की, C2 और थर्ड गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, C3. अब क्या है P1 P2 एंड P3, ये एक्चुअल में स्मॉल P1 है, स्मॉल P1 स्मॉल P2 एंड स्मॉल P3 बी द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस, बी द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेरियस गैसेस. ये ठीक है. तो हम यहां से P1 क्या निकाल सकते हैं, P1 निकाल सकते हैं 1/3 m/v और C1 का स्क्वायर, यही निकाल सकते हैं. तो सपोज फर्स्ट गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल मास कितना है m1 और वॉल्यूम तो इक्वल ही था. तो इस m1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस m1 को हम लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और C1 स्क्वायर. इसी तरीके से P2 क्या लिख सकते हैं 1/3 m2 n2
C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V। इसी तरीके से P3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 M3 N3 C3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई V। अगर हम इन सबको जोड़ दें, फर्स्ट गैस जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, सेकंड गैस, थर्ड गैस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तीनों प्रेशर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1/3 1/3 और 1/3 कॉमन है, V भी तीनों में कॉमन है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3। ये कितना होगा 1/3V, और ये ब्रैकेट में होगा हमारे पास M1 N1 C1 का स्क्वायर प्लस M2 N2 C2 का स्क्वायर प्लस M3 N3 और C3 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो सारी गैसेस जो है, टेम्परेचर जो है वो सेम है, ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकते हो, 1/2। फर्स्ट गैस के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल रहे हो, एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करना होगा और उसकी स्पीड से। तो क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो सारे गैसेस के एक एक मॉलिक्यूल, और वी कैन से एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस फर्स्ट। इसी तरीके से ये इक्वल होगा किसके, M2C2 के स्क्वायर के, इसी तरीके से M3C3 के स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा बेटा किसके, 3/2 KBT। ठीक है, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होगी, ये इतनी भी होगी, और ये इक्वल होगा रिलेशन किसके, 3/2 Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो ये तो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी है किसकी, अलग अलग गैसेस की, एक मॉलिक्यूल की, तो ये हो जाएगी, देखिए 1/2 1/2 1/2 और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, M1C1 स्क्वायर, ये M2C2 स्क्वायर, और ये M3C3 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो आप ये मिक्सचर बनाओगे उस मिक्सचर में अगर मिक्सचर के एक मॉलिक्यूल का मास हम क्या ले ले m, और उसकी स्पीड को क्या ले ले c, और ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो जहां पे भी m1, जैसे इसमें M1C1 स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे mc स्क्वायर, इसमें भी M2C2 स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे mc स्क्वायर, इसमें भी M3C3 स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे mc स्क्वायर। तो सब टर्म्स में mc स्क्वायर mc स्क्वायर कॉमन आएगा तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हमारे पास बनेगा 1/3V, और स्मॉल m c स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, दिस इज N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू जितना भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जितनी भी गैसेस ले रहे हैं वो। ये है फर्स्ट मॉलिक्यूल के, फर्स्ट गैस के सारे मॉलिक्यूल्स, ये है सेकंड गैस के सारे मॉलिक्यूल्स, ये है थर्ड गैस के सारे मॉलिक्यूल्स। और इन सारे गैसेस को अगर मिक्स कर देंगे तो कैन आई राइट N1 प्लस N2 प्लस N3, ये इक्वल हो गए मिक्सचर जो बनेगा उसके अंदर जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो। तो इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन सब की जगह हम लिख सकते हैं N। तो ये बन जाएगा आपके पास P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/3 M C स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, और ये क्या बन जाएगा N। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस कंप्लीट हो गया ये आपके पास आया। यहां से हम लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये इक्वल है किसके, 1/3 V M इंटू N, और ये हो गया स्क्वायर C स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ द
मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया सी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि पार्शियल प्रेशर का सम किसके इक्वल है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम यही तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में